कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते सोशोलॉजिस्ट का और साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि चाइल्ड अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ने की आशंका है। वहीं इस पर जम्मू में और उधमपुर में काम कर रही हैं एडवोकेट मीनू पाधा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और चाइल्ड राइट्स के इश्यूज़ को उठा रही हैं। इन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को। उसी पर बात करने के लिए आए हम इनके साथ जुड़ते हैं। आपसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आपने जो चिट्ठी लिखी है इसमें आपने क्या कुछ मेंशन किया है? देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन का थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर मतलब ये इस चीज़ को मेरे कवर किया। देखिए, जो मैंने चिट्ठी लिखी है वो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को लिखी है। क्या है कि चाइल्ड अब्यूज़ के जैसे हम देख रहे हैं ये मीडिया रिपोर्ट्स में हाल ही में कि कुछ जो केसेस हैं वो दिन ब दिन राइज़ हो रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस राइज़ हो रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस राइज़ हो रहे हैं। हमारे इवन JNK में अगर हम बात करें तो अभी कुछ एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहाँ डेटा रिलीज़ हुआ है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। उसमें लिखा गया है कि 16 रेप केसेस और 64 ये इसके मोलेस्टेशन केसेस जो हैं वो अभी हाल ही में इस लॉकडाउन के इनिशियल जो पीरियड था उसमें किए गए हैं, ये केसेस हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन में ये चीज़ें जो है इंक्रीज़ हो रही हैं डे बाय डे। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप ली है। बीइंग एन एडवोकेट मैंने जो है अर्जेंट एप्लीकेशन जो है, अर्जेंट लेटर जो है वो चीफ जस्टिस को लिखी है और ये लेटर मेरे सामने है जो मैंने ये की है। बेसिकली इसमें मैंने यही मेंशन किया है, अगर मैं अपनी प्रॉपर लेटर की बात करूं तो मैंने यही डेटा वगैरह मेंशन किया है। और थोड़ी देर पहले, कुछ टाइम पहले, हमारी जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैं मैडम गीता मित्तल, उन्होंने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया था इस चीज़ के लिए कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस राइज हो रहे हैं और जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस राइज हो रहे हैं, एंड दे हैव डायरेक्टेड टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि आप जो हैं इनके लिए कोई स्टेप उठाएं। बट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ रिलीज्ड अ डेटा कि क्या क्या हुआ इस टाइम में, बट दे हैव नॉट टेकन एनी स्टेप येट। तो व्हाट दे आर डूइंग, कोई पॉजिटिव मेजर अभी सुनने में नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन अभी निकली नहीं है। तो ये कोई हेल्पलाइन एग्जैक्टली निकली नहीं है। अगर जैसे हम इंडिया की बात करें तो चाइल्ड लाइन जो करके NGO है, तो चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन 1098 इज़ द नंबर। तो उसमें जो है वो 92,000 केसेस जो हैं, ये मैं रिपोर्ट पढ़ रही हूँ, मैं ये ऐसे बात नहीं कर रही हूँ। SOS कॉल्स जो हैं, दे आर आस्किंग फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़। तो बच्चों की ये 92,000 जो है ये कॉल्स जो हैं ये चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन में ये इनिशियल लॉकडाउन के पीरियड में देखने को मिली हैं। तो हमारे JNK में ऐसा कोई जो नंबर, हेल्पलाइन नंबर इज़ द रिक्वायरमेंट एंड व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, क्या मतलब कोई पॉजिटिव मेजर लिए हैं, कोई गाइडलाइंस इशू नहीं की हैं, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि लॉकडाउन के पीरियड में आखिर चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? इस समय लॉकडाउन है, आपको मालूम है कि पूरी फैमिली क्योंकि घर में मौजूद होती है, तो आपको नहीं लगता कि ये केसेस कम होने चाहिए थे, बढ़ते क्यों नज़र आ रहे हैं? एग्जैक्टली मैम, आपने सही कहा। जैसे बाकी सारे अगर हम क्राइम्स की बात करें तो वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब उनका जो रेट है वो कम हो रहा है। बट चाइल्ड अब्यूज़ की और डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो वो राइज हो रहे हैं डे बाई डे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि चाइल्ड अब्यूज़ केसेस में क्या होता है कि ज़्यादातर जो अब्यूज़र्स होते हैं वो विद इन फैमिली होते हैं। आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके कोई भी आपके नोन में जो भी इंसान है वो इन्वॉल्व हो सकता है। और जब हम लॉकडाउन की, मतलब अगर हम स्कूल्स की बात करें, ये लॉकडाउन नहीं था तो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस होते थे। बट क्या है कि वो स्कूल एक एस्केप होता है, आप स्कूल में बहुत टाइम बिताते हो, बाहर आपके पास चांसेस होते हैं अपने जो प्रोटेक्टर्स हैं उनको बताने के कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। बट नाउ एट दिस टाइम चिल्ड्रन आर स्टक इन देयर होम, दे डोंट हैव एनी चांस टू, मतलब वो बताएं तो बताएं किसको। इवन वो अपने अब्यूज़र्स के साथ दिन रात हैं, वो सह रहे हैं सब कुछ, वो मतलब कि अब्यूज़ सह रहे हैं, बट दे कांट डू एनीथिंग। तो उसको बताएं क्या, दैट इज़ द क्वेश्चन। Why do you think that there are so many cases of child abuse? वो भी इस समय, जिस समय कहा जाता है कि अब जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, अब धीरे धीरे जो है हम 21st सेंचुरी में हैं और इस समय में सभी लोग एजुकेटेड हैं, दे आर वेल वर्स्ड विद कि कानून क्या है, क्या किन चीज़ों के अंदर उन्हें बुक किया जा सकता है। तो फिर इस तरह की बीमारी अभी भी सोसाइटी में प्रेवलेंट क्यों है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, क्या है कि ज़्यादातर जो अवेयरनेस जो है दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें या किसी भी क्राइम की बात करें तो हमारे बहुत सारी सेक्शंस हैं, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे कानून हैं जो पार्लियामेंट ने पास किए। बच्चों के लिए भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग अभी हाल ही में 2019 में अमेंडमेंट हुई है क्रिमिनल लॉज में हमारे, तो बहुत सारे लॉज हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि बच्चे जो होते हैं ना मैम, दे आर नॉट दैट मच अवेयर कि उनके साथ हो क्या रहा है। दे डोंट नो द डिफरेंशिएट बिटवीन
गुड टच एंड बैड टच। अगर मैं पर्टिकुलरली सेक्शुअल अब्यूज़ की बात करूँ तो दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन। आई एम एसोसिएटेड विद एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़, दैट इज़ माई बॉडी इज़ माई बॉडी प्रोग्राम। तो मैम वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बच्चों को स्टोरी टेलिंग के थ्रू ये बताया जाता है बड़ा ईजी वे में, कि बच्चा जो है इवन कि इफ़ यू आर अ 5 year old तो वो बच्चा समझ सकता है कि what is good touch and what is bad touch, they can differentiate between them। तो आई थिंक हमारे इंडिया में भी ये ज़रूरी है। अगर मैं JNK की बात करूँ, स्पेशली अपनी यूनियन टेरिटरी की, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू स्टोरीज, थ्रू पोएम्स, थ्रू सॉन्ग्स, क्योंकि और कोई चीज़ से बच्चा, अब मैं सीधे उसे कानून बताऊंगी कि तुम लोगों को ये सेक्शन में ये है तो तुम लोग इसके लिए वो समझ नहीं आएगा। तो वो चीज़ को समझाने के लिए सॉन्ग्स कैन बी द गुड थिंग एंड स्टोरीज कैन बी द गुड थिंग। तो मतलब उस तरीके से आप उस बच्चे को समझाओ। पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को इस तरीके से मतलब वो रेडी रखें कि अगर उनके साथ कुछ वियर्ड हो रहा है तो बच्चे जो हैं विदाउट शाइनेस, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये भी बड़ा होता है, बच्चे बोल दें तो ऐसी बात नहीं करते हैं, आपको ये किसी को बताना नहीं है, शेयर नहीं करना है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है चाइल्ड अब्यूज़ में, इवन पेरेंट्स खुद कहते हैं कि आपको ये चीज़ किसी को आगे डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो अगर ऐसा काम हमारे पेरेंट्स करेंगे तो वो बच्चा किसको बोलेगा? और जहाँ पर पेरेंट्स खुद अब्यूज़र है वहाँ तो इस चीज़ का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मेन बात ये है कि गवर्नमेंट जो है हमारी, जुडिशरी है हमारी, एग्जीक्यूटिव है हमारी, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको चाहिए कि कुछ ऐसी विद द हेल्प ऑफ NGOs, दोज हु आर वर्किंग फॉर चाइल्ड राइट्स, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके और कुछ हेल्पलाइन नंबर्स के साथ कोलैबोरेट करके कुछ ऐसे इजी वेज निकाले जिससे बच्चे जो हैं अपने राइट्स को अवेयर हो सकें, अपने अब्यूज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकें ईजिली। अभी मैं थोड़े दिन पहले UN की रिपोर्ट पढ़ रही थी एक, उसमें कुछ कंट्रीज़ ने मैम बहुत एक कहते हैं ना जिसे बहुत एक अच्छे तरीके निकाले हैं फॉर, मतलब अगर किसी के साथ अब्यूज़ होता है तो वो बड़ा इजीली वो कर सकता है, बता सकता है इस लॉकडाउन पीरियड में भी। जैसे कि एक लेडी है, अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो अगर वो किसी दवाई की दुकान में जा रही है या किसी भी दुकान में जा रही है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलरली वो बनाया गया, सेंटर टाइप का बनाया गया है जहाँ पर वो रिपोर्ट कर सकती है कि हाँ मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और वो केस रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो हर किसी के लिए पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करना इज़ नॉट अ इजी थिंग। तो ऐसी चीज़ें कुछ निकालनी चाहिए गवर्नमेंट को, कुछ विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि एक वन स्टॉप सेंटर बना था महिलाओं के लिए, वुमेन हेल्पलाइन बनाई गई थी कि आपको एक ही जगह पर कॉल करना है, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके पास आएंगे और आपकी मदद करेंगे। क्या आपको लगता है कि महिलाएं फिर बेटर अवेयर हो सकती हैं, उनके पास जो कॉन्शियसनेस है उनकी ज़्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन, तो वो अगर चाहें तो पुलिस स्टेशन जाकर भी कंप्लेंट कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए अगर इतनी फैसिलिटीज़ बनाई गई है तो बच्चे जिनका अभी तक माइंड भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि उनको मालूम भी नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, तो उनके लिए ज़रूरत है, क्या आपको लगता है कि वर्कशॉप्स होनी चाहिए ताकि स्कूल्स में ही इस तरह की चीज़ों को जो है एटलीस्ट अवेयरनेस जो है उन बच्चों के माइंड में भी क्रिएट की जा सके? मैम आपने बहुत अच्छी बात बोली, ये वर्कशॉप की जो स्कूल्स में बात की है, ये मैं कहूँगी कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि स्कूल में तो वैसे भी वो लर्निंग प्रोसेस में है। तो अगर वर्कशॉप होगी तो दे कैन अंडरस्टैंड बेटर विद द हेल्प ऑफ, जैसे मैंने पहले ही बोला, NGOs की हेल्प से जो चाइल्ड राइट्स पे काम कर रही हैं। एक तो हमारी ये प्रॉब्लम्स है कि हमारे यहाँ पर क्या है कि लोगों को पता है बट दे आर नॉट इनिशिएट, दे डोंट वांट टू इनिशिएट। हम देखते हैं चाइल्ड लेबर लॉज हैं, बहुत प्रोहिबिशंस हैं, बहुत फाइन्स वगैरह इम्पोज होते हैं, सज़ा भी है, बट वी नो कि चाय वाली दुकान है तो वहाँ पर छोटू होगा ही होगा, ढाबा है तो वहाँ पर कोई छोटू होगा ही होगा। तो मतलब कि हम खुद देख के अनदेखा कर देते हैं। इफ़ यू नो द लॉज, अगर इतनी अवेयरनेस फैल रही है, बीइंग अ कंसर्न सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी शुड नो, वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर कुछ लॉज बने हैं तो हमें इनिशिएट, ज़रूरी नहीं है एडवोकेट ही सामने आए मैम। बीइंग अ कंसर्न सिटीजन, आपको हर एक सिटीजन का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो कुछ ऐसा देख रहा है जहाँ पर लॉ वायलेट हो रहा है तो दे शुड कंप्लेन टू द कंसर्न अथॉरिटी। एंड जो आपने बात की वर्कशॉप की, तो दैट इज़ वेरी गुड, वर्कशॉप होनी चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन, बच्चों को, जैसे औरतें हैं, वन स्टॉप सेंटर की आपने बात की, वन स्टॉप सेंटर में औरतें जो है दे आर अवेयर, दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स, एंड वो जानती है हमारे साथ गलत हो रहा है। बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि वो कह रहा है, 10 साल का बच्चा है, उसके साथ आप कुछ अब्यूज़ भी कर देंगे, उसे क्या पता क्या हो रहा है भाई मेरे साथ। तो वो कहाँ पर जाए, कैसे आगे वो इनिशिएट करे, कैसे अपने आप को मतलब बचाए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ बड़ा है, कुछ गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ निकालना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी। देखिए, लीगल एजुकेशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल एजुकेशन इज़ नॉट फॉर जस्ट फॉर एडवोकेट्स, लीगल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्कूल्स ऑल्सो।
आई एम जस्ट सेइंग कि बेसिक राइट्स दे मस्ट नो द आर फंडामेंटल राइट. एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू लिव विद डिग्निटी. ही हैज़ अ राइट टू, मतलब अगर मेरे और आपके पास राइट है टू लिव विद डिग्निटी, व्हाई नॉट अ चाइल्ड? जस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट, उसको लीगल एजुकेशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लीगल एजुकेशन थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू जैसे मैंने पहले ही बोला, थ्रू स्टोरीज, थ्रू पोएम्स, तो ये एक ईजी वे हो जाएगा उसको वो एजुकेशन बड़ा इजी तरीके से बताने का, और वो समझ पाएंगे कि कैसे जो है हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमें कहाँ जाना है, कौन से हमारे जो कहाँ पर हम कंसर्न क्वार्टर्स हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास हम कंप्लेन कर सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच एंड ऑल दैट. तो अगर वो अवेयर होंगे अपने राइट्स के लिए तभी वो आगे जा पाएंगे, वरना अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि बच्चे अगर खुद ही नहीं अवेयर होंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, दे डोंट नो अबाउट देयर राइट्स, तो हाउ कैन दे अगर अपने पेरेंट्स के साथ बोल देंगे. इंडियन पेरेंट्स में हमारे यहाँ मेंटेलिटी, मैंने जैसे पहले भी बोला कि ये बड़ी होती है कि नहीं, आप शाइनेस बड़ी फील करते हैं. आई थिंक एक सोशल स्टिग्मा है जिसकी वजह से जब रेप केसेस भी होते हैं तो इंस्टेड ऑफ सीइंग द रेपिस्ट इन अ बैड लाइट, रेप विक्टिम को भी एक बैड लाइट में देखा जाता है, एंड शी और ही इज शन्ड बाय सोसाइटी. ये भी एक कारण है जिसकी वजह से अगर चाइल्ड अब्यूज होता है तो सोसाइटी ट्राइज टू हाइड इट, पेरेंट्स ट्राई टू हाइड इट, ताकि अगर लोगों को पता चलेगा तो दैट चाइल्ड वुड बी मेड फन ऑफ और दैट चाइल्ड वुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. एग्जैक्टली यही मैम, ये बहुत बड़ा स्टिग्मा ही कह लीजिए आप, क्योंकि ये क्या होता है कि हम अब्यूज़र से पहले विक्टिम को टारगेट करते हैं. हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मतलब तुमने कुछ किया है तो तुम्हारी गलती होगी, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो तुम्हारी गलती होगी, विक्टिम ब्लेमिंग. विक्टिम ब्लेमिंग. तो हम वो चीज़ बंद करें, क्योंकि क्या होता है कि अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम बताता है तो पेरेंट्स ही उसको पहले क्वेश्चन करने देते हैं, तुमने ही कुछ गलत किया होगा, तुम्हारे साथ ऐसे, तुम्हें नहीं पता, ये बाहर मत बताना, सोसाइटी क्या बोलेगी, क्या लोग बोलेंगे. तो ये चीज़ हमें मतलब ये चीज़ मेंटली देखिए जो वर्ल्ड है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कहाँ से कहाँ हमारी एजुकेशन सिस्टम पहुँच गया है, कितने अवेयरनेस फैल रही है. फिर भी अगर हम ये कहते हैं ना जैसे ऑर्थोडॉक्स सोच रखेंगे तो हम ये कहते हैं ना वो तरक्की नहीं कर पाएंगे. तरक्की इन द सेंस कि हम अपने बच्चों को ही नहीं बचा पाएंगे. सोचिए एक चाइल्ड अब्यूज से जूझ रहा बच्चा जब वो बड़ा भी होगा तो वो क्या मेंटेलिटी लेके बड़ा हो रहा है. आई डोंट थिंक सो कि वो इतना मेंटली हेल्दी है. वो उस चीज़ को लेके ये एक ट्रॉमा होता है मैम, जो अगर बंदा गुजरे तो ये लाइफ टाइम के लिए एक आपके लिए एक वो चीज़ रह जाती है, कहते हैं ना जैसे माइंड में स्टिक रह जाती है. तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इनिशिएट करना, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट. चाइल्ड, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली चाइल्ड की बात करूँगी, चाइल्ड राइट्स के लिए, क्योंकि मैं खुद एक स्कूल चला रही हूँ. तो बीइंग एन एडवोकेट अबाउट वर्किंग फॉर चाइल्ड राइट्स, तो मैं सिर्फ चाइल्ड राइट्स को ही ध्यान में रखते हुए बात करूँगी. तो ये क्या होता है मैम कि आप जो ये जैसे स्कूल चला रही हूँ मैं, तो वहाँ पर जो बच्चे हैं दे आर इन्वॉल्व इन some kind of child labor, but still I try to convince them, their parents, कि education is more important than this work, but मतलब वो ये चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है. एंड आई स्टार्टेड द इवनिंग स्कूल विद द हेल्प ऑफ माई ब्रदर, एंड अभी उसमें और लोग जुड़ते जा रहे हैं टाइम के टाइम. कहाँ पे चला रहे हैं आप, एंड हु इज इट नेसेसरली मेंट फॉर? एक्चुअली राइट टू एजुकेशन जो है मेरा मेन मोटिव है कि राइट टू एजुकेशन इज़ आर फंडामेंटल राइट, बट स्टिल इट इज़ नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इवन इन आर कंट्री. देर आर सो मैनी चिल्ड्रंस राइट नाउ हु आर आउट ऑफ स्कूल. एंड जो मैं बच्चे पढ़ा रही हूँ, ये जो स्कूल है मैम, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये कालका कॉलोनी बस्ती है, स्लम एरिया है बावे के साइड में, तो वहाँ पर मैं चला रही हूँ. इट्स अ इवनिंग इनफॉर्मल स्कूल, इट्स नॉट अ फॉर्मल स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ इवनिंग इनफॉर्मल स्कूल, एंड इनका मेरा मेन मोटिव इन बच्चों को पढ़ाने का यही है कि ये जो स्कूल है इनमें ये बच्चे, क्योंकि इनिशियल अपने वो सम ऑफ देम आर 14 years of age, 15 years of age, बट दे डोंट नो हाउ टू राइट, हाउ टू रीड. तो बड़ी बेसिक एजुकेशन अभी इनको जो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी प्रॉपर मैं दे रही हूँ, सो दैट कि उन्हें बेसिक जो एजुकेशन के बाद विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट आई कैन एनरोल दैम इन द कंसर्न स्कूल, जो नियर बाय स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं. इवन हमारे प्राइवेट स्कूल में भी अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, प्राइवेट स्कूल में भी इन बच्चों के लिए कोटा होता है. तो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में बात करें कि जैसे ये बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो एनरोल ही नहीं करते इन बच्चों को, और ये बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते कि दे हैव द कोटा. तो इनके पेरेंट्स को ये आइडिया ही नहीं है. तो मैं भी मतलब कि ये है कि राइट टू एजुकेशन को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने का
ये एक इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया क्या आप है। ये भी मानेंगे कि जम्मू कश्मीर में जब हम देखते हैं, अगर आप एनजीओज की लिस्ट निकालेंगे गवर्नमेंट वेबसाइट से, तो आपको देखने को मिलेगा कि 400-500 एनजीओज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लाइक ऑन पेपर जो हैं एक्टिव हैं। उसमें से कई सारे आपको दिखेंगे जो चाइल्ड राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो आपको आज भी ट्रैफिक लाइट के पास एक बच्चा जो है भीख मांगते हुए मिलेगा, आज भी टी स्टॉल पर एक बच्चा जो है वो आपको चाय पिलाते हुए मिलेगा, आज भी आपको जो है ये बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत कम मिलेंगे, काम करते हुए मिलेंगे। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये गलती उन एनजीओज की भी है जो इन बच्चों के नाम पर फंडिंग भी ले लेते हैं, पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन लास्ट मौके पर इन बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता? देखिए, आपने बहुत सही बात की है। एनजीओज तो बहुत हैं, पेपर्स में बात करें तो इतनी एनजीओज हैं, मतलब लिस्ट निकाल लें तो शायद एक बहुत लंबी लिस्ट निकल जाए जिसमें एनजीओज हैं, बट वेदर दे आर वर्किंग और नॉट, दिस इज़ अ मेन क्वेश्चन। बच्चे अगर विक्रम चौक में हम जाएं तो वहाँ पर देखेंगे गाड़ी साफ़ करने लगते हैं बच्चे। टी स्टॉल में देखें, जैसे आपने वो कोई ना कोई छोटू मिल जाएगा। तो मेन बात ये है कि एनजीओज वर्क कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, ये मैं कोई पर्टिकुलर एनजीओ को वो नहीं करना चाहूँगी एक टारगेट, लेकिन हाँ दे आर वर्किंग, दे आर इवन नॉट वर्किंग। तो आप फंड्स दे रहे हैं तो उनके पहले ये पता करें कि वेदर वर्किंग एनजीओ है या नहीं है, ये काम कर रही है या नहीं। ऐसी बात नहीं है कि एनजीओज काम नहीं कर रही हैं, कुछ एनजीओज इन चीज़ों पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे अगर हम कैलाश सत्यार्थी जी की बचपन बचाओ आंदोलन देखें तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है चाइल्ड राइट्स के लिए इंडिया में, इवन वर्ल्ड में। और मैंने क्राई का देखा, जो चाइल्ड राइट्स एंड यू करके एनजीओ है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। स्माइल फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। बट हाँ, अगर हम मैं JNK की पर्टिकुलर बात करूँ तो मैंने अभी तक यहाँ पर JNK में कोई एक ऐसी एनजीओ नहीं देखी जो पर्टिकुलरली चाइल्ड राइट्स पे काम कर रही हो। एंड मेरे ख्याल में करना चाहिए। और बीइंग अ कंसर्न सिटीजन इस कंट्री का होने के लिए, एनजीओज है नहीं है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। आपको एक कंसर्न सिटीजन होने के नाते आपको जितना आपसे बनता है आप उतना तो इनिशिएट करें। अगर आप आंखें मूंद के चले जाएंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर के केसेस हैं और वहाँ से निकल रहे हैं आप, तो दैट इज़ नॉट द राइट वे। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कारण है कि लॉज भी इन प्लेस हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडीज़ भी मौजूद हैं, एनजीओज भी मौजूद हैं, पुलिस है, एडवोकेट्स हैं जो कि बार बार इन मुद्दों को उठाते हैं, उसके बावजूद भी ये जो सिस्टम है ये अभी तक प्रेवलेंट है। आज भी अगर आप देखते हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि आपने इतने सारे बच्चों को देखा है जो स्लम्स में भी रह रहे हैं, इस तरह के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। जब हम देखते हैं पुलिस को भी ये लोग दिखते हैं, हमें भी ये लोग दिखते हैं, आपको भी ये लोग दिखते हैं, एनजीओज को भी ये लोग दिखते हैं, लेकिन आखिर इनकी मदद क्यों नहीं हो पा रही? क्या हमारे दिल में भी होता है कि कम से कम अगर ये बच्चा काम कर रहा है तो इसका घर चल रहा होगा इसी बहाने से? क्या कारण है कि हम इसे देखकर भी अनदेखा करते हैं? देखिए, क्या होता है कि हम अब ये है कि एक इंसान का जितना कैपेसिटी होता है हम देख रहे हैं, पुलिस भी देख रही है, एवरीवन इज़ वॉचिंग, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या है कि देख के अनदेखा कर देते हैं। अब बीइंग एन एडवोकेट, मेरे जितना मेरा ऑरा है, जितना कर सकती हूँ, तो मैंने एक पर्टिकुलर स्लम के बच्चों को अराउंड इस टाइम मोर देन 40 चिल्ड्रन जो हैं वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मेरा जितना है कि मैंने उन पर्टिकुलर बच्चों को जो है वो एक किस्म का आप कहें अडॉप्ट कर लिया कि आई हैव टेकन केयर, मतलब मेरे को उनकी एजुकेशन, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन से दैट। मैंने उनकी एजुकेशन का वो करना है पूरा जैसे मर्जी। तो ये तो आप भी कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं तो मे बी ज़रूरी नहीं है कि यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हाँ, अगर आप किसी चीज़ के लिए अवेयर हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, अगर आप कहीं चाइल्ड अब्यूज़ होते देखते हैं तो आवाज़ ज़रूर उठाइए। क्योंकि अगर एक एक करके हम लोग इस तरह से काउंट करेंगे, जैसे आप में मतलब हम जैसे लोग अगर बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो हर एक इंसान अगर अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा करेगा तो ये एक दिन बहुत बड़ा इनिशिएटिव बन जाएगा। और आई डोंट थिंक सो फिर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की ज़रूरत होगी। हम खुद ही एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं। एंड यस, एडवोकेट्स तो हैं ही हैं। एडवोकेट्स की तो मैं बात करूँगी क्योंकि एडवोकेट्स आर वी आर द, कहा जाता है हम अनजस्ट जो है उसे जस्टिस में तब्दील करना है। बट हाँ, हर एक इंसान को जो है वो चाहिए कि वो करे अपने से जितना भी हो सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि इनका क्या कहना है चाइल्ड अब्यूज़ की। जहाँ तक बात की इन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जो है नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में किसी तरीके की हेल्पलाइन या एक कोई वन स्टॉप सेंटर होना चाहिए जहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो अप्रोच कर सकें। और वहीं दूसरी बड़ी बात, क्योंकि ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनके माइंड भी अभी तक प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए ताकि इन्हें मालूम चले कि आखिर चाइल्ड अब्यूज़ होता क्या है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोग देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।